आप होपलेस में भी होप पैदा कर देते हैं। आप जिस कैंपस में बैठे हैं, ज्ञान मानसरोवर के आप डायरेक्टर हैं, साइंटिस्ट व इंजीनियर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप देश विदेश में अपनी सेवाएं देते हैं, और ना केवल देश विदेश में, आप बहुत बिजी रहते हैं। आप इतने बिजी होते हुए भी लेकिन मन से बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि आपकी त्याग तपस्या और आपका विचार सागर मंथन करने की कला आपको बहुत इजी रखता है। और आपका लक्ष्य केवल देना, देना और देना है। जैसे आकाश में चमकने वाला सूर्य बिना किसी से कामना रखते हुए केवल अपना प्रकाश और ऊर्जा सबको लुटाते रहते हैं, ऐसे ही भ्राता जी अध्यात्म गगन के वो देवत्यमान सूर्य हैं, जो बिना किसी से कामना रखते हुए परमात्मा प्रकाश और परमात्मा शक्तियां सबको बांटते रहते हैं। आपके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी। आपकी नेकियों का कहां तक बखान करें, आपकी नेकियों का कहां तक बखान करें, वो शब्द नहीं जो आपकी गरिमा बयां करें। आप तो अपने आप में ही फरिश्ता है भाई साहब, आप तो अपने आप में ही फरिश्ता है भाई साहब। वो शख्सियत है आप जिन्हें खुद खुदा भी याद करें। ओम शांति। आज खुशी की बात है कि आप सबके बीच में आज ये उद्घाटन कार्यक्रम हुआ, और शुभ उद्घाटन के लिए मुझे खुशी हुई। हम सबके बीच में कोइंसिडेंटली व्यस्तता के कारण हम जो है इसमें सुबह वैसे करना था, लेकिन हमने कहा कोई 10, कोई 11, कोई 12, तो मेरा लेक्चर रखा था भाई जी ने 3 से 4:30, तो हमने सोचा 3 से उद्घाटन करेंगे। परंतु क्योंकि आप 2, 2:30, पौने 3 तो लगभग फ्री हुए भोजन करके, इसलिए लगभग ये 3:30 प्रारंभ हो पाया, और 4:30 तक हम आप सबके बीच में हैं, मैक्सिमम पौने 5 तक। तो सबसे पहले ठीक कह रहे हैं जिग्नेश भाई, हमें जींद वालों ने संपर्क किया और मैं बड़ा ओपन रहता हूँ। उन्होंने कहा कि आप ये करो कैंप, बहुत अच्छा है। मैंने हाँ कर दी, और उसमें हमारे जिग्नेश भाई, बीवी चौहान जी वो भी आए, और भाई रामविलास जी आए, और आनंदी बहन भी बीच में आई। मतलब सारे जो इनके टॉप टॉप फैकल्टी हैं, वो तो हिमाचल से आई थी, सब यहाँ पे मौजूद थे। उस वक्त 50 का लगभग ग्रुप था, और मैं समझता हूँ शायद ये सर्दियों के ही दिन थे, क्योंकि लास्ट कल्चर प्रोग्राम गार्डन में हुआ था। सबने बड़ा अच्छी तरह से खूब खुशी में झूमे थे, बहुत अच्छा लगा। जो है विशाल जी, उन्होंने कांटेक्ट किया, फिर सेकंड प्रोग्राम हुआ तो बहुत अच्छा रहा, 80 के लगभग ग्रुप था। फिर तीसरा, फिर चौथा, ये 5वां कैंप है। 5th कैंप है। दूसरा, तीसरा, चौथा भाई विशाल जी ने किया, और जिग्नेश भाई जो है ये सेकंड कैंप जो है देने आए। मैं, आप विश्वास करेंगे, मैं इतना प्रभावित हुआ जिग्नेश भाई का ये सारा टीम देख के, और ये बाबा के अच्छे पक्के बच्चे नूरे रत्न है। तो मैंने इनको इतना तक कह दिया, भाई आप सारे क्यों ना यहाँ ज्ञान मानसरोवर में समर्पित हो जाओ। मैं कहा हम यहाँ से आपको यहाँ कराते भी रहो और यहाँ से भेजते रहेंगे, और जो ग्रुप आते हैं हेल्थ के लेक्चर आप लेना और यहीं से जाते रहना। खैर, ये तो मेरे अंदर एकदम भावना पैदा हुई और मैंने कह दिया, परंतु इनके लिए विचारणीय था। फिर मैं पोरबंदर गया, पोरबंदर से भी आपको जैसे पता लगा, आपने गाड़ी भेजी मुझे, सॉरी राजकोट, राजकोट से बुलाया, अपना सारा सिस्टम दिखाया। पोरबंदर, आप वास्तव में पोरबंदर के ही रहने वाले हैं ना वैसे तो? हाँ। फिर इनको सूरत का निमंत्रण मिला, कोई फार्म हाउस मिल गया। फिर उसके बाद आपको चंडीगढ़ आए तो चंडीगढ़ वाले इतने प्रभावित हुए,
उन्होंने पूरा 3 मंजिला मकान देके और कहा कि आप बस यहीं करो, हम सारा कुछ आपका करेंगे। तो इनको अच्छी अच्छी ऑफर मिलती जा रही हैं। एक्चुअली इनके साथ जो टीम है ना वो बहुत अच्छी है। मतलब आज तो ये थोड़ा अधूरे से आए हैं, बीना बहन केवल आई है, अदरवाइज इनकी फुल टीम जब आती है, हयाती बहन, बीना बहन, कृष्णा बहन, वो वंडरफुल सारा टीम। हमारे यहाँ पिछली बार रेसिपी उन 3-4 ने ही सब कुछ संभाल लिया था। जिग्नेश भाई ने एक अच्छा कार्य किया, ब्रह्मा बाबा की तरह इन्होंने कुछ कुमारियां तैयार की वहां पर पोरबंदर में टीम तैयार कर ली। कितनी, लगभग 6-7 हैं या 3-4? 7 हैं, 7। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। और वो सारी इतनी निर्माण चित, इतनी योग युक्त, इतनी अच्छी डेडिकेटेड, मतलब कहीं तो थोड़ा 3 दिन आप देखते रहना, ये बीना बहन कैसे सबको इधर रिकॉर्ड करेगी, चालू करके जाएगी, फिर उधर भोजन देखेगी, बिल्कुल ठीक टाइम पे सब रेसिपी तैयार हो रही। सच ए एनर्जेटिक एंड वेरी क्वाइट, मतलब अच्छे। वो मेरे को देख के बड़ी खुशी हुई कि भाई ये कितना अच्छा ग्रुप है इनका। देखो वो नो कंपैरिजन, बाकी भी टीम बहुत है, लेकिन ऐसी टीम जैसी जिग्नेश भाई के पास है वो किसी के पास नहीं। उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। बड़े निर्माण चित्त हैं, बहुत हम्बल हैं, तो ये इनकी दूसरी विशेषता है। तो बाकी रही बात के एनडीएस के बारे में भी कुछ बताऊंगा, और जैसे भाई ने कहा ना केवल शरीर का, आत्मा का भी। मुझे जो पीछे 4 कैंप जो पहले हुए, उन सब में हमारा रोल फिजिकली नहीं बल्कि मेंटल स्पिरिचुअल वो करना। तो उसमें बीके भाई बहनों का ही वो था 4 कैंप। उसमें शायद नॉन बीके तो आज पहली बार इस कैंप में कुछ आए होंगे, मतलब जो रेगुलर क्लास करते हैं पुराने भाई बहन सब वही आए थे। आप में भी काफी होंगे जो बीके भाई बहन हैं, वो जरा हाथ खड़ा करो जो रोज मुरली सुनते हैं, सेंटर जाते हैं। हैं अच्छा। और जो मतलब कि रेगुलर बीके क्लासेस नहीं करते लेकिन इस एनडीएस की भावना से ही आए हैं, और ये अच्छा लगा एनडीएस कैंप इसलिए आए हैं, वो हाथ खड़ा करो। कभी कभी वाले वो भी हैं। तो आज जो है हम आपको मतलब कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो दोनों के लिए कॉमन अच्छी होंगी, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग की। लेकिन पहले मैं पहले 4 कैंप में बीके की बड़े अच्छी अच्छी डीप क्लासेस, क्योंकि वो तो ज्ञान को समझे हुए हैं ना, योग की भी गहराई में गए हुए हैं, तो योग भट्टियां भी, क्लासेस भी सब बड़े अच्छे अच्छे हम उनको कराते रहे और बहुत सक्सेसफुल गए। वो सारे इतने खुश होके जाते थे, अरे भाई एनडीएस का फायदा तो हुआ ही हुआ, पर ये हमें भट्टी भी साथ में जो मिली, इतने खुश हुए वो जो बात ना पूछो। तो अब की बार आपको क्लासेस मिलेंगी धारणाओं की, जो बीके के लिए भी जरूरी है और साथ में बाकियों के लिए भी बहुत, कंटेक्ट सोल जो आई है, संपर्क आत्माएं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है, दोनों के लिए लाभदायक है। और कल तो सारा दिन जिग्नेश भाई और इनकी टीम संभालेगी, लेकिन परसों फिर एक बहन आएगी, सुनीता बहन, वो भी 11:30 से 1 के बीच में वो लेक्चर लेगी। तो वो भी दोनों के लिए बहुत लाभदायक होगा, कुछ एक्टिविटी भी कराएंगे आपको। मैं स्टार्ट करूंगा थोड़ा एनडीएस कैंप से, और मैं आपके बीच में आधा घंटा हूं केवल। 4:45 मुझे जाना है, क्योंकि 7 बजे मेरा क्लास रखा है झज्जर में, और आज वहां मिनिस्टर को भी फिर 7 से 8 क्लास करा के 8 से 9 मिलके फिर रात की ट्रेन से माउंट आबू जा रहा हूं। तो मैं शुभ आरंभ करने के लिए आप सबके बीच में था। तो पहले तो मैं एनडीएस की बात ही करूंगा। तो मुझे इतना अच्छा लगा, कुछ चीजें तो मैं पहले से कर रहा था, जैसे कि चाय का त्याग मैंने किया हुआ है। चाय कॉफी का त्याग पिछले 35 सालों से मैं कभी भी नहीं पीता हूँ चाय का।
और बाकी बीच बीच में डाइटिंग कुछ और करता था, तो भी क्योंकि इतना जगह जाना होता है, हर जगह आओ भगत होता है और उनकी इच्छा होती कुछ तो खाओ थोड़ा, वो करते कराते भी तो मेरा एक बार वेट देखा, रे ये तो बहुत हो गया। वेट टाइम टू टाइम देखता नहीं था, एक बार देखा ये 100 क्रॉस कर गया, 105 तक चला गया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर ये जिग्नेश भाई ग्रुप ये सब आए। अच्छा देखो इतना इन्फ्लुएंस पड़ा उस 3 दिन में, ये एक बात सुनाते हैं, परम औषधम लंघनम परम औषधम, यही है ना सेंटेंस। मतलब उसका भाव ये है कि कंप्लीट कोई उपवास रखे, उससे ऊपर तो कोई औषधि नहीं। तो मैं इतना इन्फ्लुएंस हुआ था इनके उन 3 दिन, 4-5 दिन का कैंप था, मैंने 3 दिन पूर्ण उपवास किया था, कुछ भी नहीं लिया मैंने। तो मेरे लिए तो बहुत कंट्रोलिंग पावर काफी है, मुझे कोई मुश्किल नहीं था। पहले भी मैं काफी ऐसे कभी सलाड पे रह जाता था, कभी कुछ पे। तो फिर तब से लेके मैंने एक तो नियम बना लिया, विगन डाइट, मतलब कि मिल्क एंड मिल्क मेड प्रोडक्ट हमें नहीं लेने। ये मेरा पिछले मिनिमम 1 वर्ष से एक दिन भी ब्रेक नहीं हुआ होगा ऐसे। मतलब कुछ भी मैं मिल्क की, काफी आइटम तो जहां आओ भगत करते हैं ना वैसे ही निकल जाती, थाली भरी हुई आएगी, हम कहेंगे अच्छा ये खीर ये ले जाओ, ये रहता ये भी निकालो मिल्क में, ये पनीर की सब्जी इसे भी ले जाओ। काफी चीजें तो वैसे ही चली जाती हैं उसमें। तो फिर अपना आप ही कंट्रोलिंग पावर अपना आप हो जाती है। तो कुछ तो बड़े अच्छे स्लोगन हैं जो आपके काम आएंगे। अच्छा पकोड़ा समोसा मैं पहले 5 साल से मैं कभी नहीं लेता हूं। मतलब एक वो हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता है माउंट आबू में कार्डियोलॉजिस्ट, वो सुनाते हैं पकोड़ा माना पकड़ा गया और समोसा माना समस्या आ गई। ये स्लोगन बड़े काम करते हैं साइकोलॉजिकली ना, जब पकोड़ा देखेंगे आए ये पकड़ा गया, मैं पकड़ा जाऊंगा, इसको नहीं लेना है। समोसा है इस समस्या पैदा करेगा मेरे शरीर में भी, आत्मा में भी। अच्छा एनडीएस वालों के भी कुछ स्लोगन थे, अगर तली हुई चीजें खाओगे तो तले में चले जाओगे। फिर दूसरा स्लोगन ये सुनाते कि जला भुना ज्यादा खाओगे तो जलते भुनते रहोगे। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब ये चीजें। और साथ साथ फिर मेरे को एक विशाल भाई के उसमें मैं फिर जो जब चीज पब्लिकली अनाउंस कर दूं मैं उसे पूरा निभाता हूं। वीगन डाइट मैंने अनाउंस की थी तो मैंने उसके बाद उस पर पूरा स्ट्रिक्टली चल रहा हूं। और फिर मैंने उसमें 14 मई का दिन था शायद, हमारी रजनी बहन भी पूरा फॉलो कर रही है तब से, तब मैंने ग्लूटन फ्री के लिए अनाउंस किया था कि मैं ग्लूटन फ्री, मतलब गेहूं जो है, ये चपाती का त्याग जो है, तब से लेके आज तक मैंने कोई भी गेहूं की एक भी चपाती नहीं खाई। और हमेशा चपाती बनती, सेहत में तो कोई फर्क पड़, मतलब ये सब करने से मेरा वेट 105 से उतरता उतरता 85 पे आ गया। अच्छा मैं जरूरी नहीं, मैं कहता हूँ पूरा डेडिकेट रहो एनडीएस पे, जो चीजें और अच्छी लगती हैं उन्हें लो। जैसे मेरी एक पिछले 15 वर्ष से आदत है कि मैं 5000 कदम पैदल जरूर चलता हूँ मिनिमम। इसमें एक ऐप है ना, वो भर लो तो आपके कदम होते रहते हैं, उससे ज्यादा भले चलो। अब एनडीएस ये कहते हैं जब आपका ठीक है सारा, एनडीएस पे ध्यान दो, बाकी वॉकिंग एक्सरसाइज आदि को इसकी इतनी जरूरत नहीं, मतलब ये नाम ही नहीं करते पर कहते हैं इसकी जरूरत। पर मैंने सोचा मेरी एक गुड हैबिट है, मैं इसको कभी बंद नहीं करूंगा, क्योंकि सभी एलोपैथिक भी बाकी सब भी इसको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ वॉकिंग कुछ एक्सरसाइज। तो मैंने इसको तब तक अब तक उसको भी कंटिन्यू किया हुआ है। बाकी रहा, हाँ एक मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये मेरा 2 महीने का टूर था विदेश पे अभी इसी साल ही। तो उसमें मैंने उनकी खासियत ये है, भारत और विदेश में ये फर्क है, विदेश में अगर आपने एक बार अपना डाइट प्लान भेज दिया वो बिल्कुल आपको कोऑपरेट करेंगे।
अगर शाम को 5:30 फ्रूट 5:30, उसके बाद मुझे नहीं लेना है तो दे विल नॉट आस्क, बिल्कुल भी। उसके दिन अगले दिन 9 बजे ग्रीन जूस तो 9 बजे ही मिलेगा उन्हें। मतलब भारत में फिर भी नहीं जी, कमाल है। ऐसे थोड़ी भाई साहब, आप हमारे पास पेशेंट बन के यहाँ आना था क्या, बताओ। यहाँ तो खाना पीना फिर वहां जाके कर लेना एनडीएस। भारत में थोड़ा भावना होती है ना, तो ये थोड़ा फर्क है भारत और वहां। तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो प्लान भेजा उसी अनुसार मैं पूरा 2 महीना इंटरमिटेंट फास्टिंग। यहां भी रहा काफी। फिर मेरी कुछ सेवा ऐसी है, वीआईपी का मिलना मिलाना काफी रहता है। तो कई बार बड़े बड़े वीआईपी होते हैं तो शाम को उनको कंपनी देनी होती है, तो तब हम कई बार कभी कभी हमने जो है उनके साथ, अक्सर वैसे मेरा अभी तक भी ये है, शाम को मैं फ्रूट लेता हूँ। फिर दोनों आज समझो जाऊंगा, अब झज्जर की बहन जी ने कहा भाई साहब रात को भोजन तो करेंगे ना, मैं कहा हम थोड़ा फ्रूट ले लेंगे, ये फ्रूट ले लेते। यात्रा भोजन 11 बजे पहुंचेगा, भाई यात्रा भोजन का तो झंझट ही कट गया। नहीं तो टिफिन लो, वो तो खत्म ही हो गया। जब भी पहुंचे ट्रेन अपना मजे से। फास्टिंग तो यहाँ का सबसे पहला नियम है। यहाँ 4 चीजों पे जोर देते हैं, एक फास्टिंग, एक ग्रीन जूस, और तीसरा नेचुरल डाइट, और चौथा एनिमा। ये 4 पिलर है। मतलब ये एक अपक्व भोजन पे बहुत जोर है। अपक्व भोजन भी जहां तक संभव होता है हम जो है वो भी कभी कभी लेते हैं। यहाँ ज्ञान मानसरोवर में तो ट्रेनिंग है बहनों को, तो वो अक्सर हमें सहयोग दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चल रहा है। और मैं तो कहूंगा इसके द्वारा मैंने जो देखा, काफी बहनों को बहुत लाभ हुआ। आज भी किसी ने सुनाया होगा, बाकी रजनी बहन भी एक्सपीरियंस सुना देगी बीच में, आज या कल जब भी उनसे टाइम लेके। तो रजनी बहन को भी, मतलब आप देखिए ये तो कंप्लीट 14 मई से आज तक टोटल इसने अपक। मैंने ऐसा नहीं, मैं दोपहर को कुछ टाइम तो चला, लेकिन दोपहर को कभी कभी मैं सब्जियां केवल ले लेता हूं, क्योंकि बाकी अपक बनाने वाला हर जगह मिलता नहीं है। तो मैं कभी कभी ये करता हूं। और उनकी थोड़ी वो भावना भी रह जाती है, जिन्होंने कुछ बनाया ब्रह्मा भोज आदि। तो पर जिग्नेश भाई की ये विशेषता देखी है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, आपको बिल्कुल ऐसा करना ही है, नहीं। मतलब कहते हैं व्हाट एवर यू कैन फॉलो। हाँ, 70% कर सको, 80% कर सको, 90% करो तो सही। तो इनका ये विशेषता, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है इनकी। तो इस तरीके ये एनडीएस का मैंने देखा, जो मैं खुद कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे बड़ी बात, हमारी संस्था की चीफ मोहिनी दीदी जी, वो भी वीगन डाइट ले रही है, ग्लूटेन फ्री, गेहूं आदि नहीं लेती है। फिर नेक्स्ट एडिशनल चीफ जयंती बहन जी भी नहीं लेती है, ना वीगन और ना ये मतलब काफी चीजें उन्होंने भी छोड़ी हुई है। ग्लूटेन का तो उनका नहीं पता, पर वीगन पे तो उन्होंने 1 घंटे की क्लास दी पूरी। और उनका पूरा, फॉरेन में मेजॉरिटी वीगन डाइट लेते हैं, क्योंकि वो कई जगह देखते हैं गौओं को कितना अत्याचार किया जाता है और कैसे बिजनेस बनाया हुआ है। उससे मशीनों से दूध निकालते हैं और उसको बस टीका दे दे के बस दूध दूध ज्यादा से ज्यादा देती रहे। तो वो चीज जो है, वो सतयुगी गायें हो फिर तो अमृत है, पर सतयुगी वाला तो हिसाब है नहीं। अब बाबा कहते हैं लास्ट तमो प्रधान हो गया अब लास्ट वाला। इसलिए उन चीजों को त्याग करने के लिए उन सब का भी रहता है विचार, उससे योग की अवस्था भी अच्छी बनती है। ये हमारा सुविचार है। अब रही कुछ जीवन में काम आने वाली बातें, वो भी मैं आपको देना चाहूंगा। तो मैं आपको देना चाहूंगा, आप नोट भी कर सकते हैं, वो है 7P, जो आपके काम में आएंगी जीवन में। व्हाट आर दो 7P? फर्स्ट P is the positivity. Be positive, think positive, speak positive, do positive, every time positive। मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव ही हर काम करो। पॉजिटिव होंगे तो आप सदा प्रसन्न रहेंगे। तो पॉजिटिविटी देखने के लिए विशेषता, उसको देखना बहुत जरूरी है। और हर बात में समझो देयर इज समथिंग गुड इन एवरीथिंग। हर बात में कुछ ना कुछ
कुछ ना कुछ कल्याण समाया है। जैसे सुंदर सा एग्जाम्पल दूं, एक रहट में कुएं में दो बाल्टियां घूम रही थी, एक हंस रही थी एक रो रही थी। हंसने वाली ने रोने वाली से पूछा, क्यों रो रही हो? तो उसने कहा, मैं इसलिए रो रही हूं, वर्षों से इसमें भरकर आती हूं और फिर मैं खाली हो जाती हूं। उसने कहा, तुम क्यों हंस रही हो? तो उसने कहा, मैं इसलिए हंस रही हूं, मैं वर्षों से इसमें खाली जाती हूं और फिर भरी आती हूं, लोगों के काम आती हूं। देखो ना मेरी अच्छी किस्मत। अब बात तो एक ही है, फर्क क्या है सीप बहन? फर्क क्या है? फर्क क्या है? हाँ, एक सोच का है ना। तो सोच पे कितना सुंदर किसी ने कहा, सोच को बदलिए तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए तो नजारे बदल जाएंगे, किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलिए तो किनारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलिए तो किनारे बदल जाएंगे। अच्छा, पॉजिटिविटी, ये थी पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पति ने पत्नी को कहा कि एक कप चाय ले आओ। चाय ला रही थी, रास्ते में ठोकर लगी, भरसक प्रयास किया, आधी चाय गिर गई और आधी बच गई। अब तीन नजरिए, नंबर वन, आंखें फूटी, नीचे चाय गिरा दी। नंबर टू, अरे ये क्या किया, चलो आगे ध्यान रखना। नंबर थ्री, अरे वाह, ठोकर लगने के बाद भी आधी चाय बचा ली। देखा कि, कितना फर्क है। एक ने टेंशन पैदा कर दिया, क्या? आंखें फूटी, नीचे चाय गिरा दी। कोई तेज तर्रार होगी कि तेरी भी फूटी है, नहीं फूटी है तो फोड़ देते हैं, बाकी आधा कप उसी पे डालेंगे ना। और एक ने उत्साह पैदा कर दिया, अरे वाह, ठोकर लगने के बाद भी आधी चाय बचा दी। वो कहेगी, डियर चिंता ना करो, अगर आगे ठोकर लगी ना पूरी बचा के दिखाऊं। मतलब ये देखो, हम किसी के अंदर उत्साह भी कर सकते, किसी का दिल के टुकड़े टुकड़े भी कर सकते हैं बॉल से, और किसी के दिल में बहुत उत्साह भी भर सकते हैं। ठीक है, ये पहला पी था पॉजिटिविटी। दूसरा पी है फिर, दूसरा पी है पर्पज। व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ? मेरी जिंदगी का पर्पज क्या है? अब देखो, आप क्यों आए, आप में से कई प्रतिष्ठित व्यक्ति आए बैठे हैं, काफी बिजी हैं, अच्छी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं, फिर भी आप आए हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पैसे की तो कमी नहीं है, पैसा हमारे पास खूब है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारी हेल्थ नहीं है। हाँ, और डिजीज रहते हैं कई प्रकार के, कुछ कुछ है। तो ये सब क्या काम का? व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस ऑल बंगलो एंड मनी एंड एवरीथिंग, ऑल सैल्वेशन, जितना मेरे को फिजिकल अचीवमेंट, इनका पर्पज क्या था? पर्पज तो यही था कि मैं सदा प्रसन्न रहूं, और मेरा स्वास्थ्य मुझे प्रसन्न रहने नहीं दे रहा। तो स्वास्थ्य तो सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं? कहते हैं, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, if wealth is lost, nothing is lost, and if health is lost, something is lost, and if character is lost, everything is lost। पर आज उल्टा हो गया, कहते हैं करेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हाँ, कहीं से भी लूटिंग करो, इधर से उधर से उधर से, एंड इफ हेल्थ, फिर भी कुछ कॉन्शियस है, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ मनी इज लॉस्ट, कहते हैं एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो ये मनुष्य का आज उल्टा कलयुग का स्लोगन चल रहा है ना। तो हमारे अंदर ये पर्पज जो है होना चाहिए कि मेरा पर्पज क्या है, हेल्थ भी और प्लस चरित्र तो सबसे ऊपर। फिर नेक्स्ट पी है दैट इज द प्लानिंग। अपनी प्लानिंग अच्छी करो, सुबह से ही प्लानिंग करो कि मुझे सारा दिन क्या करना है, कितना मुझे टाइम कुछ आध्यात्मिक तरफ भी देना है या केवल अपने प्रोफेशन बिजनेस में ही देना है। मुझे कुछ टाइम तो इसके लिए प्लान करना चाहिए। मैं कभी भी सेवा के लिए नहीं टाइम, मुझे मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं, कुछ अच्छी बातों के लिए टाइम नहीं, तो क्या होगा? उससे तो बहुत नुकसान होगा। इसलिए प्लानिंग भी जरूर चाहिए। थर्ड हो चुका है ना प्लानिंग। फोर्थ पी इज द प्रेज एवरीवन। हर एक के दिल से प्रशंसा करें,
हर एक के दिल से प्रशंसा करें। और प्रशंसा करने के लिए क्या करें? देखो 3-4 व्यक्ति होते हैं। भाई साहब चंडीगढ़ से आए ना? अच्छा, मैं कहा वही भाई लग रहे हैं। अच्छा, 3-4 लोग होते हैं जिनसे आपका बहुत वास्ता पड़ता है। कौन? एक घर में माता पिता, भाई बहन, बच्चे, बहू, यही मतलब 5-6 लोग। और ऑफिस में ऑफिसर है, सबॉर्डिनेट है, 5-6 लोगों से डेली वास्ता पड़ता है और टेंशन मैक्सिमम वहीं से आता है। तो आप वहां क्या करें? उन्हें जो है दिन में एक बार उनकी स्पेशलिटी देख के आप कहें क्या? आप बहुत अच्छे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आप इसके द्वारा आप डेली, और वैसे भी बाकी भी जो मिले उन्हें जरूर कहते रहेंगे रियली आप में ना ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी, आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, भाई लोग घर में जाएं, बहनें अब घर में जाएंगी, हाँ, जिनके घर में फैमिली है, अपने परिवार मेंबर्स को क्या कहेंगे जाके? क्या कहेंगे? अच्छा, और भाई लोग क्या कहेंगे जाके? बहुत अच्छा। थोड़ा एक बात ध्यान रखना भाई लोग, मतलब दिल से कहना, ये नहीं कि सुन तू बहुत अच्छी है फटाफट चाय ला, ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं ना। रियली यू आर ग्रेट, सारा घर का काम कैसे आप, क्लीनलीनेस एंड एवरीथिंग, केयरिंग नेचर, बहुत ही महान हो, सचमुच आप बहुत अच्छे, ऐसे दिल से कहना है। ठीक है, दिस इज द, इफ यू विल प्रेज एवरीवन यू विल बिकम प्रेज वर्दी, इफ यू विल अप्रिशिएट एवरीवन यू विल बिकम अप्रिशिएबल। आप प्रशंसा करने से प्रशंसनीय बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है। मैंने कितने पी बता दिए? 4। 5वां फिर है, दैट इज द के पोलाइटनेस। फलाने ही वृक्षा नमंती, फल वाले वृक्ष झुके होते हैं। गुणाने ही जना नमंती, सज्जन पुरुष भी झुक जाते हैं। दुष्ट पुरुष और सूखा वृक्ष टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। तो पोलाइटनेस, नम्रता, नम्रता बहुत बड़ी चीज है। वो मनुष्य के जीवन में इतने गुण ले आती है, हमें बहुत नम्र चित्त होना चाहिए। तो ये एक अपने जीवन का ध्यान रखें, नम्रता सबसे बड़ा आभूषण है, तो उसको हम जीवन में अपना के रखें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट फिर है, अच्छा, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मीन पीपल डोंट बिलीव व्हाट यू से। लोग ये विश्वास नहीं करते आप कह क्या रहे हैं, लोग विश्वास करते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, है ना। इसलिए पीपल बिलीव इन प्रैक्टिकल, नॉट इन थ्योरेटिकल। इसलिए हमें प्रैक्टिकल लाइफ होना चाहिए। प्रैक्टिकल जीवन में होगा तो बहुत ही सुंदर होगा, बड़ा जीवन महान बनेगा। तो उस प्रैक्टिकल को हमें जीवन में अपनाना चाहिए। इधर आना। अच्छा, छोटा सा मैं फिर पुनः एक आपको एक्टिविटी कराना चाहूंगा, बैठे बैठे ले लो, ये मेरे सामने ही रखना। अच्छा, कंडीशन ये है, और निकट आ जाओ, जो मैं कहूं आपको तुरंत करना है। ठीक है, अब अपने दोनों हाथों से पैरों को छुओ, अब अपने घुटनों को छुओ, अब अपने स्टोमक को छुओ, अब अपने कंधों को छुओ, अब अपने गालों को छुओ। कहां चले गए गाल आप सबके? 1-2 को छोड़ के, तो आपने की हुई है ना एक्सरसाइज। बैठ जाइए। मेजोरिटी में देख रहा था, आप देखेंगे यहां हाथ लगा, मैंने यहां लगाया तो आप सबने भी यहां लगाया। तो क्या कारण, क्या क्या शिक्षा मिली? पीपल डोंट बिलीव व्हाट यू से। लोग ये विश्वास नहीं करते आप कह क्या रहे हैं, लोग विश्वास करते हैं आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि मैंने यहां लगाया तो आपने भी फॉलो यहां किया। कि शायद भाई साहब आज बोल गए होंगे गाल इसी को ही कह रहे होंगे, है ना। तो इसलिए हमें प्रैक्टिकल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी बहुत याद रखें। तो मेरा ख्याल 6 पी तो हो गए ना। अब लास्ट 7th पी इज ना, दैट इज द प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो सारा कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। राजयोग ही एकमात्र ऐसा साधन है। तो जो बीके भाई बहन आए हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, यहाँ 4 से 4:45 योग होता है,
जितने भी ग्रुप आए हैं भट्टी में, एनडीएस या भट्टियां होती, 3 बजे बाबा का तपस्या धाम खुल जाता है। तो 3 से 4 आपको तो योग, लंबे योग की भी प्रैक्टिस है। 3 से 4 वहां करना, 4 बजे पूरे फिर यहाँ पहुंचना, 4 से 4:45 यहाँ करना। और जो बाकी हमारे कंटेक्ट सोल महानुभाव मेहमान आए हैं प्रथम बार, तो उन ऑनरेबल गेस्ट को कहा जाएगा, क्योंकि आपको आदत नहीं सुबह जल्दी उठने की, तो आप टाइम पे क्लास में भी आना चाहे उस वक्त भी आए, फिर भी आप 4 बजे आनंद लेना चाहें तो 4 बजे, हाँ 4 से 4:45 उसमें मेडिटेशन चल रहा होगा, रेड लाइट होगी, तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। नुमा शाम को भी मेडिटेशन होगा, वो भी पूरा आप लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए यादगार रहेगा। ऐसा कार्य हम करते चलेंगे तो बहुत महान बनेंगे। हमारी तो इच्छा है बड़े बड़े ग्रुप, एक बार हमें कहा 300 का ग्रुप आ सकता है अगर आप पसंद करें, परंतु हमारे पास लिमिटेशन है, अकोमोडेशन केवल 70-80 की है। इसलिए हमें ब्रिजमन भाई साहब कह गए थे कि अकोमोडेशन बढ़ाओ, बीके के ग्रुप भी आते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने इधर मनमोहिनी भवन, एक आप देखेंगे पिलर खड़े हैं, वो बना रहे हैं, तो उसमें लगभग 70-80 कमरे बनेंगे। फिर हम सोच रहे हैं 200, 250, 300 का जो है ये प्रोग्राम हम जरूर रखेंगे। जितना अच्छा होगा उतना बाबा का कार्य जो है उसमें हम बड़े बड़े संख्या में फिर प्रोग्राम करेंगे ताकि सबको लाभ मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं और ओवर टू जिग्नेश। अब जिग्नेश भाई जी को मैं माइक सौंपूंगा क्योंकि मुझे 4:45 प्रस्थान करना है। फिर भी मैं 1 मिनट के लिए, किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रश्न, इंक्वायरीज, एनडीएस के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, किसी को भी कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। पॉजिटिविटी नहीं खत्म हो सकती, कैसा भी समाज हो। किसी एक बार शुरू शुरू में एग्जीबिशन यहां लगाई थी, तो एक व्यक्ति ने किसी को कहा आप आओ प्रदर्शनी में। कहते किस लिए आए? कहते विकारों पर विजय प्राप्त होती। किसने कहा विकारों पर? कौन विजय? महात्माओं ने कर लिए, किसने किए? कोई ऐसा नहीं मिलेगा, सबसे ज्यादा क्रोधी वही होते हैं महात्मा। कहे नहीं भाई साहब हैं कहीं यहाँ पर को। उसने बहुत उन्हें कहते कोई प्रूफ दे दे। उसने कहा चल अच्छा, प्रदर्शनी में वहां भाई साहब होंगे, वो बिल्कुल क्रोध मुक्त है, मैंने उनको कभी देखा नहीं। कहता ठीक है, आप बताना नहीं, आपका टेस्ट लेने आए। कहता ठीक है। वो दोनों आए। उन दिनों में स्टार्टिंग थी यहाँ, एक आधा ही सेंटर था, अब तो इतने हो गए हमने। तो मैं प्रदर्शनी खुद ही समझा रहा था। मैंने उसे प्रदर्शनी समझाना जो शुरू किया, वो हर बात को काटता जाए, हर बात। उसका तो था लक्ष्य गुस्सा दिलाना इसको। कहते ये क्या बकवास कर रहे हो आप? ये बिल्कुल। मैं फिर कर नहीं भाई जी ऐसा नहीं, देखो ये चीज है, इस तरह है। नहीं ये कहा है बिल्कुल। फिर कहे सब बकवास है सब। पूरा लेक्चर में वो इतना कटाक्ष सब और कुछ क्या क्या नहीं उसने ट्राई की मुझे गुस्सा दिलाने की, लेकिन लास्ट तक मैं उसे प्रेम से ही बोलता रहा, प्रेम से। अंत में जब लास्ट चित्र पूरा हुआ तो उसने मेरे पैरों को हाथ लगाया कि मैंने पहली बार किसी इंसान को क्रोध मुक्त किया। फिर मुझे पता लगा, उस भाई ने बताया, इन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि देखना मैं क्रोध दिलाऊंगा, लेकिन मैंने कहा था उनको क्रोध बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने बहुत बार देखा क्रोधित वो होते ही नहीं। तो ये है हमारे जीवन में, ऐसा नहीं, टेस्ट तो होते हैं परंतु रहते हम क्रोध मुक्त हैं कैसी भी परिस्थिति में। और बाद में फिर उसका मानते हैं कहीं कहीं जगह सहन शक्ति, सहन करना पड़ता है उस कारण, कोई बात नहीं, उसका भी फल भगवान कहते हैं सहन करोगे तो शहनशाह बनोगे। हमारे ज्ञान में एक नहीं हजारों ऐसे हैं जिनको कभी क्रोध नहीं आता, कभी तेरी मेरी निंदा चुगली सब चीजों से परे विजय प्राप्त कर रखी प्रैक्टिकल विकारों पर। डाइट पे कंट्रोल करना भी मैं कहूंगा बहुत सहज है, परंतु इन सारे विकारों पर, मनोविकारों पर विजय प्राप्त करना, काम करो लोम ओंकार, वो केवल शिव बाबा के अलावा कोई नहीं करा पाते। बहुत सुंदर क्लास, बहुत कम समय में हैवी डोज और अपने प्रैक्टिकल जीवन से भी उन्होंने समझाया
कि अध्यात्म क्या होता है, दैवी गुण क्या होते हैं, दिव्य गुणों की धारणा क्या होती है, वो अपने प्रैक्टिकल जीवन से ही एग्जाम्पल रूप बन रहे हैं। 7P के बारे में सुंदर बातें बताई कि जो हम प्रैक्टिकली जीते हैं वही इम्पैक्ट देता है सोसाइटी के ऊपर, लोगों के जीवन के ऊपर, नहीं कि शब्दों का प्रभाव। और शब्दों में भी प्रभाव तब जुड़ता है जब हर बात जीवन की अनुभव युक्त हो और आप खुद प्रैक्टिकल स्वरूप हो। कई बार अक्सर लोग पूछते हैं कि जिग्नेश भाई आप तो फिट हो, शुरुआत के 6 महीने 1 साल तक 2 साल तक स्ट्रिक्ट डाइट किया, जैसे ही ठीक हो गए, ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि ये कच्चा खाना, पत्तियां, सब्जियां, फल, कंदमूल खाना कितने समय तक, बाद में हम रूटीन पर आ सकते हैं, पका हुआ खा सकते हैं। तो ये राह देखते हैं कि कब हम फिर से गलतियां करना शुरू करें। तो पके हुए भोजन की तरफ हमारी आसक्ति इतनी है और आदत भी इतनी अंदर पड़ी हुई है कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, और हमें जल्दी इस बात की होती है कि फिर से पका हुआ भोजन खा पी कर अच्छे भले रहें। तो लोग पूछते हैं कि अभी आप तो बिल्कुल ही रोटी दाल चावल एक टाइम तो खाते होंगे, जबकि एनडीएस में एक टाइम खाना भी कोई मना नहीं करते कि जब आप ठीक हो, फिट हो, तो एक टाइम आप भोजन ले सकते हो, जिसमें हमारे रूटीन जो इंडियन थाली है, हमारी हर एक के घर में दूध है, दाल चावल है, भले कोई बड़ी मिठाई या मेवे मिष्ठान न हो। तो मैंने शुरुआत के 1-1.5 साल में बीच बीच में लेता रहा था, कभी कभार ले लिया, लेकिन मैंने अपने जीवन में देखा था कि जैसे ही मैं शाम को 2 चपाती भी खा लूं, जैसे मैंने 6 महीने नहीं खाई और अचानक से 2 चपाती और सब्जी खा ली, बाद में सेवाएं तो रात को 8 बजे तक चलती रहती थी, 8-9 बजे तक। फिर अगर किसी का फोन आया सेंटर के ऊपर कि कोई भाई है जिनको कैंसर है, मिलने के लिए आना चाहते हैं, तो आप अपना आधा घंटा इस समय देंगे, तब मैंने अपने खुद के ऊपर एनालाइज किया। जिस दिन मैंने पका हुआ खाकर अपना शाम का भोजन लिया, तो ज्यादातर मैंने उस डेट को तो मना ही कर दिया। मैंने कहा कल सुबह आना, दोपहर आना, परसों आना। मैं डेट देता, जैसे सरकारी लोग गवर्नमेंट में देते हैं ना कि भाई आज तो काम नहीं हो पाएगा, कल आना, मंडे को आना, सर्वर डाउन है, तो सर्वर दिमाग का डाउन हो जाता उस दिन। और एक नशा भी रहता था। पके हुए भोजन आप जब छोड़ते हैं और अचानक से करते हैं ना, तब पता चलता है कि ये तो एडिक्शन है। जैसे ही खाते ही नशा छाने लगता है दिमाग के ऊपर। और फिर दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे थोड़ा लगता था कि मैंने सेवा मिस करके अपना खाना जैसे खा लिया, तो मैंने डिले किया। हो सकता है उस आत्मा को उसी दिन जरूरत हो कुछ बल की, शक्तियों की। तब से मैंने संकल्प किया कि अब अनाज और दालों का सेवन तो बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़ा मन में डर भी था कि अनाज दालें न खाएंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा दुबले भी दिखेंगे, और शायद हो सकता है कि प्रोटीन खत्म हो जाए, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए, ये विज्ञान की थ्योरी के अनुसार सोडियम कम हो जाए। अगर शुगर छोड़ देंगे तो सोडियम कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ये सारी भ्रांतियां हमारे दिमाग में पड़ी हुई होती है और प्रैक्टिकल स्वरूप तो हम होते नहीं, जिनके कारण हमें पता नहीं चलता। फिर धीरे धीरे करके 1-1.5 साल के बाद, जब पेट ठीक होने के बावजूद भी तेल का त्याग करना भी आसान है, शक्कर का भी आसान है, लेकिन अनाज दालें और नमक लास्ट में वो छोड़ना थोड़ा कठिन था। और मैं तो नमक तो बहुत समझो 3-4 साल के बाद छोड़ पाया। सेंधा नमक तो थोड़ा हल्का सा ले रहे थे, लेकिन वो सेंधा नमक भी मुझे बाद में पता चला कि पत्थरों का पाउडर है और कुछ नहीं है, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। तो पत्थर तो कहीं गीता में न रामायण में कहीं भी नहीं लिखा है कि हमारा भोजन है। पत्तियां, सब्जियां, फल, कंदमूल यही हमारा भोजन है। और जब सृष्टि के ऊपर हमने दृष्टि की तो पता चला कि सृष्टि में तो कोई जीव अलग से नमक नहीं ले रहा है और सिंगल डाइट ले रहा है, फिर भी फिट है।
मैं जब हरियाणा पंजाब में जब घूमना होता है, यहाँ ज़्यादा भैंस और गायें और जो पशुपालन ज़्यादा है, तो देखते हैं कि भैंसें बड़ी मोटी और चौड़ी होती है, जबकि उनका चारा देखते हैं तो कोई 3-4 आइटम जो हम पत्तियां सब्जियां फल लेते हैं ना, 4-5 प्रकार का वेराइटी, वो वेराइटी भी उनके खाने में नहीं होती है। फिर भी ये तो सारा प्रोटीन सारे 400 किलो की होती है। तो ये भ्रांतियां दिल दिमाग से निकलती गई कि भोजन अगर धीरे धीरे करके शरीर एडजस्ट हो जाता है तो कुछ 1-2 प्रकार का भोजन लेके भी सरवाइव कर सकता है। और बाद में पता चला कि कुछ नारियल ले लो, खजूर ले लो। नारियल और खजूर एक कंप्लीट फूड है। और तीसरा केला है और हरी चटनी है। कई बार मैं यात्राओं में रहता हूँ ना, तो थोड़ा सा कई बार हल्का सा ऐसा लगे कि थोड़ी लाइट कमजोरी भी फील हो, तो मैं अपने डाइट में अपने थैले में नारियल की गिरी टुकड़े रखता हूँ, खजूर रखता हूँ, खजूर की भी हाफ केजी तो साथ में पड़ा रहता है, और केले भी आराम से कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। 1 दर्जन केला ले लो और कहीं भी जहाँ रुकना हुआ वहाँ पत्तियों की हरी चटनी बना लो। ये 4 डाइट से मैं उछलता कूदता रहता हूँ, जरा भी थकान नहीं। और मुझे ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक बिठा दिया जाए तो सुस्ती आती है। उछले कूदे नहीं तब तक मज़ा नहीं आता, मतलब सुस्ती का नाम नहीं रहता। लेकिन ये यात्रा आपको 6 महीने, साल, 2 साल आप रिदम में आएंगे तब जाके एनर्जी फील होगी। भाई जी क्वेश्चन कर रहे थे कि हम थोड़ा 6 महीने या 3 महीने हुए हैं, कच्चा खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा ढीला ढीलापन रहता है। तो अगर आप भी कच्चा खाएंगे, बीमारियां जाएगी, मोटापा जाएगा, बीपी जाएगा, शुगर जाएगा, लेकिन हो सकता है आपके साथ भी थोड़ा सा हाथ पैर ढीले ढीले रहे, जैसे ऐसे लगता है वनवास में आ गए हो, जीवन का जीना ही पूरा खत्म हो गया है यार। खाना और सोना, ये 2 सुख हमारे पास से कोई छीन ले तो हमें कोई जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहता। तो ऐसा कुछ जी मचलना और ऐसी कंप्लेंट्स भी अंदर हमारे अंदर रहे, और इसमें भी अगर ज्यादा दुबलापन आ गया तो कोई 2-4-5 लोग परेशान करे तो और भी थोड़ी चिंता में हम लग जाते हैं। लेकिन इस बातों को दरगुजर करके थोड़े लंबे समय तक कच्चे आहार के ऊपर कंटिन्यू रखें। शुरुआत के दिनों में मैं अपने अनुभव साझा इसलिए करता हूं कि आपको पूरा मोटिवेशन मिले। एक्चुअली पहले साल के दौरान दूसरे लोगों के कमेंट्स में झेल नहीं पाता, और थोड़ा चिड़चिड़ापन भी दूसरों के प्रति भी आ जाता, और गुस्सा भी हल्का सा आ जाता। तो बाद में मुझे पता चला कि जब आप बहुत सारा काम करते हो, फिजिकल वर्क करते, तो भी थकान लगती है, लेकिन उनसे ज्यादा थकान जब आपको चिंता होती है किसी भी बात की, आप टेंशन पालते हैं थोड़ा बहुत, या फिर गुस्सा आ जाता है, या फिर डर लगता है, ये चीजें काम करने से भी ज्यादा 10 गुना 100 गुना आपको थकान लगा देती है, आपकी एनर्जी को खींच लेती है। आप बैठे बैठे अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, भरत भाई जी की तरह एकदम शांत स्वरूप हो, किसी बात का डर नहीं लग रहा है, चिंता भी जो होगा देखा जाएगा, इसमें बेफिक्र हो, तो बहुत कम खाने से भी आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ा रहेगा। तो जीवनी शक्ति जिनको बोलते हैं, डॉक्टर चंद्रदीप सिंह हो गए हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा है जीवनी शक्ति कैसे जगाएं। ये पुस्तक में 18 अध्याय है अलग अलग प्रकार के, उसमें उन्होंने बताया, मैंने ये पुस्तक लगभग 10-12-15 बार पढ़ा और सुना। पुस्तक YouTube पे भी मिल जाएगा, 18 अध्याय उनके, जीवनी शक्ति कैसे जगाएं। वो इतना सुंदर पुस्तक है, मुझे आज के दिन में भी, मैं फ्री होता हूँ, फुर्सत मिलती है तो पढ़ाई करना थोड़ा कम पसंद है, मैं वो लेक्चर लगा लेता हूँ, 5-5 10-10 मिनट के एक टॉपिक हैं, तो वो मुझे जितनी भी बार सुनता हूँ गहराइयों में जाता हूँ। जीवनी शक्ति हमारी कैसे ऊपर उठ सकती है, तो अपने ऊपर काम करने का हमें मन करता है, हम अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं, और हमें पता चलता है कि हम एनर्जी कहाँ लॉस कर रहे हैं। अगर हम फियर आ रहा है किसी भी बात का, आप एनर्जी लॉस करोगे। कम खाते खाते आप ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे। आपको किसी भी बात का टेंशन, तनाव पाल रहे हो अनजाने में भी, तो भी आपकी ऊर्जा कम होगी। मतलब क्रोध, भय, चिंता,
ये विषय आपकी ऊर्जा को पूरे तरीके से तहस नहस कर देंगे। इसलिए आध्यात्मिकता की जरूरत है कि आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअल क्लास सुनो, सत्संग में जाओ और गहरे चिंतन में जाकर उस चीज से ऊपर उठो। हमें नुकसान दे रही है वो चीजें। आपको मानो कि 10 लाख का नहीं 1 करोड़ का घाटा हो गया, ये घाटा आपको इतना डैमेज नहीं कर रहा है जितना आप बार बार उनको याद करके खोखले हो रहे हो। किसी भी प्रकार का नुकसान, किसी माता का पति मर गया और फिर मर तो गया, एक माता जी को मैंने देखा था आफ्टर 10 इयर्स, जब भी कोई भी नया आदमी उनसे मिले ना तो पहली बात वो करेगी, वो बहुत अच्छे थे और कपड़े भी मेरे को धोने नहीं पड़ते थे, कपड़े भी वो धोते थे, बर्तन भी वो मांजते थे। मैं तो हंसी में उनको बोल देता था, माता जी कपड़े धोकर बर्तन मांज मांज कर इनको चल बसे वो। तो इतना वो माता जी भी उनसे बहुत प्यार करती थी और भाई जी भी इतने उनके पत्नी के प्रति वफादार और केयरिंग थे कि हर काम घर का भी कर देते और ड्यूटी पे भी जाते थे। तो इनको कौन याद नहीं करेगा 10 साल के बाद। तो माता जी ने अपने आप को रो रो के जब चले गए तब तो 2 साल तक तो ठीक से सोई भी नहीं। और ये हो गया वियोग का दुख। किसका? अपनेपन, अपनापन। अपना कोई चला जाता है ना, तब आप कच्चा डाइट भी लेते रहो लेकिन आपके मन में जो वियोग नहीं जाएगा तो आप कच्चा डाइट लेते लेते भी अपनी ऊर्जा को क्या कर देंगे, पूरे तरीके से बर्बाद कर देंगे। आप कह रहे हैं हमें इतना 6 महीने से साल भर से कच्चा खा रहा हूं, फिर भी दूसरे लोग कितने सुंदर सुंदर परिणाम लेके आते हैं, मैं ही पीछे रह गई। तो पीछे रहने का कारण ये भी हो सकता है, अपने आप को जांच ले कि आप अनजाने में थोड़ा सा क्रोध नहीं आ रहा है ना, चिड़चिड़ापन घर परिवार वालों के ऊपर, दूसरों के ऊपर नहीं आ रहा है ना, चिंताएं बार बार नहीं सता रही है ना, दूसरे का वियोग नहीं सता रहा है ना। तो इतने 4-5 फैक्टर भी आपकी ऊर्जा को, जीवनी शक्ति को खत्म कर रहे हैं। इसीलिए तप, सेवा, सुमिरन 3 चीजें आपको अपनानी पड़ेगी, एक से काम बनेगा नहीं। सुंदर एग्जाम्पल दिया कि अध्यात्म नहीं होगा, सिर्फ डाइट से काम बनेगा नहीं। आपको पूर्ण संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो आपको 33 मार्क्स डाइट के लेने पड़ेंगे, 33 मार्क्स मेडिटेशन के लेने पड़ेंगे, बाकी कितने बचे? 34 मार्क्स मिलेंगे आपको सेवा के। तो कुल मिला के कितने हो गए? 100 मार्क्स। तो आप यहाँ आए हैं, 2 दिन में अच्छे तरीके से समझ के जाना है कि हमें तीनों विषय के ऊपर पूरा काम करना पड़ेगा, तब जाके संपूर्ण स्वास्थ्य, जिनको हम टोटल हेल्थ बोलेंगे, टोटल हेल्थ लेना है, सिर्फ ऊपरी ऊपरी हेल्थ नहीं। और टोटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ इज नॉट ए ओनली एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिजीज। हम क्या करते हैं, शारीरिक रीति से फिट हैं तो उन व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है, बट हेल्थ इज नॉट ए नियर बाई एब्सेंस ऑफ physical disease, it is a complete physical, mental, social and spiritual well-being of individual। आपकी हर एक व्यक्ति की ये 4 प्रकार का स्वास्थ्य आपको फिट होगा। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी डेफिनेशन दी गई है कि तब जाके आप पूर्ण संपूर्ण स्वस्थ होंगे। आप सोसाइटी में हर किसी के सामने मुस्कुरा भी नहीं सकते, हैंडशेक भी नहीं करते, किसी को गले भी लगाने के लिए तैयार नहीं हो, यू आर इल, आप बीमार हो। आप खुशी से चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान भी किसी को नहीं दे पा रहे हो, मुंह चढ़ाया हुआ है, सीरियसनेस आपके चेहरे पर छाई हुई है, तो सीरियसनेस इज ए बेसिक डिजीज। ये तो आप बीमार हो अंदर से कि मुस्कुराहट भरा चेहरा भी आप किसी को डोनेट नहीं कर पा रहे हो, दूसरी बात तो क्या डोनेट कर पाओगे। तो ये सूक्ष्मता से स्वास्थ्य को सोचना है। अध्यात्म में बहनें दीदियां में सिखाती है कि स्वस्थ होना माना स्व की स्थिति में स्थित रहना, आत्म स्थिति में, आत्मभान में स्थित रहना। आई एम नॉट ए फिजिकल बॉडी, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? एक इस शरीर को चलाने वाली एक आत्मा हूँ, बिंदी स्वरूप हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, चमकता हुआ एक सितारा हूँ। उस स्थिति को बार बार लिख भी सकते हैं। थोड़ा ऐसे शांत जब बैठे हो ना, गहरी सांसें ले रहे हो,
तब जाके वो सुंदर सितारे को दोनों भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ आप रियलाइज भी कर सकते हो। इतना सुंदर मजा आएगा, इतना सुंदर सुकून मिलेगा वो दिव्य सितारे को देखते हुए। तो इस प्रकार से ये भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी अपने आप को करनी पड़ेगी और इनसे ही हमारी आत्मा में पूर्ण स्वास्थ्य प्रगटीकरण होगा। तो एनडीएस प्लस ये ब्रह्मा कुमारीज राजयोग मेडिटेशन, ये दोनों जब मिल गए तो आपको किसी भी बात की कमी आने वाली नहीं है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं हर एक धार्मिक संस्थाओं में 5-10% कोई ऊपर नीचे कुछ होता है, कुछ लोगों के स्वभाव संस्कार देखने में आते हैं, शुरू में नहीं दिखाई देगा, सब कुछ अच्छा है, हाँ, सब जगह बाहर है। लेकिन अब किसी भी धर्म संप्रदाय में जाओ, एंटर करो, फिर पता चलेगा वो बहन के संस्कार अच्छे नहीं है, वो भाई का संस्कार अच्छा नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, अरे देख लिए ब्रह्मा कुमारी वाले भी, वो भी एकदम से। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था और एक दीदी ने गुस्सा कर लिया जोर से, और वो कोई जो घर गृहस्थी वाले लोग थे ना, उसको इतनी गालियां जम के दे दी। यहाँ बेज लगा हुआ है, सफेद साड़ी पहनी हुई है। तो वो बहन जो थी हमारे पोरबंदर से बिलोंग करती थी, तो मैंने जब वो सेंटर पे से मैं निकला तो वो निकल रही थी, मैंने कहा बाबा का परिचय दे दूं। तो मैंने जैसे ही कुछ ब्रह्मा कुमारी की बात छेड़ी और वो आग बबूला हो गई है। मैं सफेद साड़ियों से नफरत करती हूँ। मैं एक बार ट्रेन में गई थी, तौबा कर दिया। ऐसे तो घर गृहस्थ में रहते हैं, ऐसे लोग, इनका स्वभाव नहीं होता। एक इंसान की गलती, उनके स्वभाव संस्कार की गलती पूरे समाज के ऊपर ये असर डाल रही है कि ब्रह्मा कुमारी वाले अच्छे नहीं होते। किसी ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, किसी भी रावण के वशीभूत होकर कोई एक्टिविटी कर ली तो हम पूरी संस्था की छवि ऐसी बना देते हैं। एक्चुअल में दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा के नाम से जो जाने जाते हैं, वो व्यक्तित्व इतना महान था कि इसी जन्म में अपने आप को परिपूर्ण कर लिया, इतना पुरुषार्थ किया। तो इनको देख के आप जब इस ब्रह्मा कुमारी में भी आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा हर कदम सुंदर। एक गाना बजता था मैं जब ब्रह्मा कुमारी में आया था, तो कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ये गाना आज के दिन में भी मैं सुनता हूँ तो आंखों में आंसू बह जाते हैं कि बाबा परमात्मा हर कदम पर हमारे साथ है, हर वादा अपना निभा रहा है, हर एक काम कर रहा है। मैं तो कई बार जब यात्राएं भी करता हूँ ना, तो परमात्मा को याद करता हूँ, एक ज्योति बिंदु स्वरूप मेरे ऊपर आ गए हैं, उनकी दिव्य छत्र छाया में मैं सुरक्षित हूँ, मेरी जर्नी भी सुरक्षित है, बहुत आसानी से स्मूथली जर्नी भी हो रही है, सारे कार्यक्रम भी सफल हो रहे हैं, लोग भी जीवन की नई प्रेरणा पा रहे हैं। तो ये सिर्फ संकल्प मात्र से भी सभी काम सफल हो रहे हैं। भक्ति मार्ग में गायन करते हैं कि कृष्ण के बारे में भक्त बताते हैं कि तेरी कृपा से सब काम हो रहे हैं, कर्ता में कहीं कुछ नहीं, सब कुछ आप ही कर रहे हो, ऐसे कुछ शब्दों के भावार्थ हैं। आप माताओं को वो गीत याद है? कौन सा गीत है वो? हाँ, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। हाँ हाँ, करते हो तुम कन्हैया, हाँ, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो रियल में प्रैक्टिकली हम अनुभव करते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, माइक पकड़ लेते हैं, थोड़ा समझा देते हैं और लोग वाह वाह करते हैं। मैंने कहा वाह वाह के तो काबिल भी नहीं है हम। लेकिन मैंने अपने जीवन में एक सिद्धांत अपना लिया है कि ज़्यादा सत्संग ना कर पाओ या कुछ शास्त्रार्थ बातें ना जान पाओ, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल जीना है बस, जो बोलो वो करके दिखाओ। तो यही चीज़ों का असर पड़ता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं ना, तो वही चीज़ें असर करती है जो माँ बाप के जीवन में होती है। बाकी उपदेश और अच्छी अच्छी बातें आगे से, जैसे मोबाइल में व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया अच्छा और शेयर किया आगे के ग्रुप में, तो ऐसी बातों का प्रभाव नहीं रहेगा। तो ये एनडीएस की जीवन की जो कला है उनके बारे में तो मैं चंद लाइनों में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि न कागज से सीखा है न कलम से सीखा है, न कागज से न कलम से न किताबों से सीखा है। मैंने तो ये जीवन जीने का हुनर
एनडीएस से सीखा है। इतनी ये एनडीएस की प्रथा इतनी सुंदर है, जो मैं तो हर एक के सामने बस इस चीज को प्रेजेंट कर रहा हूँ, भाई तू भी ले ले, तू भी अपने जीवन में अपना ले, थोड़ा तप कर ले, थोड़ी निष्काम सेवा कर ले, और थोड़ा सा वो परमात्मा को बड़े प्यार से 5 मिनट तो 5 मिनट याद कर ले, और आत्मा समझ कर याद कर ले। ऐसे राम कृष्ण या कोई देवी देवताओं के स्वरूप में नहीं, वो एक ज्योति बिंदु के स्वरूप में थोड़ा ध्यान धरना सीख ले, तो जीवन में चमत्कार तो होने ही होने हैं।